everyone, myself Gargi Sharma and I welcome you all in Law Learners 365 YouTube channel. So जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं आपके राजस्थान एपीओ की प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर हमने सेक्शन नंबर 1, 2 एंड 3 के कुछ डेफिनेशन पोर्शन को डिस्कस किया था। आज के सेशन के अंदर हम सेक्शन 3 के रिमेनिंग डेफिनेशंस एंड सेक्शन 4, 5, 6 को डील करने वाले हैं। So without wasting any more time, I am sharing my screen with all of you. ओके, सो लास्ट सेशन के अंदर हमने जो एविडेंस वाला डेफिनेशन था वहां तक डील कर लिया था। आज हम यहाँ की यानी कि जो सेक्शन नंबर 3 है उसकी रिमेनिंग डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। जो डेफिनेशंस क्या है बेसिकली आपके प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड। जब भी आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रूव्ड कहाँ डिफाइन है या डिस्प्रूव कहाँ है या नॉट प्रूव कहाँ है, तो आपको वहां कौन सा सेक्शन मेंशन करना है, दैट इज योर सेक्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रूव्ड, डिस्प्रूव्ड और नॉट प्रूव्ड क्या होता है। जब हम बात करते हैं प्रूव्ड की, तो वहां क्या बात कर रहे हैं कि कोई चीज को क्या कर दिया गया है, साबित कर दिया गया है। डिस्प्रूव्ड में हम उसका ना साबित के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो प्रूव्ड में क्या बोला गया है, अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट or consider its existence so probable that a prudent man ought under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that is it exists। ठीक है, तो बेसिकली प्रूव्ड की डेफिनेशन के अंदर आपको दो पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सबसे पहला हम क्या बोल रहे हैं कि जब कोर्ट के सामने इस तरह के फैक्ट, इस तरह के मैटर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, तो वहां कोर्ट क्या कर रहा है, उनको कंसीडर करने के बाद एक सपोजिशन ले रहा है कि यस दिस फैक्ट एग्जिस्ट, यानी कि वहां कोर्ट क्या बोल रहा है कि हाँ ये जो फैक्ट है ये क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसी के साथ आपको एक और कंडीशन दे रखी है, या तो कोर्ट आइदर बिलीव इट टू एग्जिस्ट, या फिर क्या बोला गया है आपको कि कोई भी प्रूडेंट मैन, प्रूडेंट मैन मतलब जो प्रॉपर अपने दिमाग को अच्छे से यूटिलाइज करते हुए केयर और कॉशन के साथ जो है वो काम करता है। तो कोई भी किसी भी पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर एक प्रूडेंट मैन के सामने भी ऐसे फैक्ट्स आते हैं, तो वो क्या मानेगा, उसके एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल मानेगा, यानी कि वहां क्या है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी, उसके होने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो दैट इज प्रूव, यानी कि अगर कोर्ट के सामने भी ऐसे फैक्ट्स, ऐसे मैटर्स रखे जाते हैं, तो कोर्ट भी उसके एग्जिस्टेंस को मानेगा, बिलीव करेगा। या अगर किसी प्रूडेंट मैन के सामने भी किसी केस के सर्कमस्टेंसेस में वो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाते हैं, तो वहां पर भी क्या है, वो प्रूडेंट मैन उसकी प्रोबेबिलिटी को, उसके चांसेस को, एग्जिस्टेंस के चांसेस को बहुत हाईली प्रोबेबल मानेगा। ठीक है, सो दैट इज प्रूव्ड। अब डिस्प्रूव्ड में क्या है, बेसिकली आपकी सारी पूरी की पूरी डेफिनेशन एज प्रूव्ड सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या आ रहा है, वहां हम एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे, उस फैक्ट के, उस तथ्य के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे। डिस्प्रूव्ड में हम क्या बात कर रहे हैं, उसके नॉन एग्जिस्टेंस की। यहाँ क्या बोला गया है, अ फैक्ट इज सेड टू बी डिस्प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट द कोर्ट आइदर बिलीव दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। प्रूव्ड के अंदर हमने क्या देखा था कि कोर्ट क्या बिलीव कर रहा है कि वो एग्जिस्ट करता है। डिस्प्रूव में हम क्या देख रहे हैं कि कोर्ट क्या बिलीव कर रहा है, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा हो नहीं सकता। और कंसीडर इट्स नॉन एग्जिस्टेंस so probable that a prudent man ought under the particular circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। यानी कि वहां पर भी अगर एक प्रूडेंट मैन के सामने किसी पर्टिकुलर केस में, किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में वो फैक्ट आता है, तो वो क्या मानेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी नॉन एग्जिस्टेंस की वही हाईली प्रोबेबल। तो प्रूव में हम उसके एग्जिस्ट, उसके होने की बात कर रहे हैं। डिस्प्रूव में हम उसकी नॉन एग्जिस्टेंस यानी कि उसके ना होने की बात कर रहे हैं। एंड नॉट प्रूव में क्या आता है, ऐसा फैक्ट जो क्या है, नाइदर प्रूव्ड है नॉट डिस्प्रूव्ड है, यानी कि ना ही उसे उसके एग्जिस्टेंस को साबित किया गया है, ना ही ना साबित किया गया है। तो दैट इज योर नॉट प्रूफ। नॉट प्रूफ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में बार बार में इस पे रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। सो नॉट प्रूफ मतलब नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। ठीक है, यानी कि दोनों ही कैटेगरीज में फॉल नहीं करता है, तो वहां पर क्या बोला जाएगा, उस फैक्ट को नॉट प्रूव्ड। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 3 कंप्लीटली जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब हम बात करेंगे अपने प्रिजम्पशंस के बारे में। प्रिजम्पशंस बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सेक्शन 4 है वहां आपको 3 टाइप ऑफ प्रिजम्पशंस देखने को मिलती है। वन इज मे प्रिज्यूम, सेकेंड वन इज शेल प्रिज्यूम एंड थर्ड इज कंक्लूसिव प्रूफ। तो उन पे आने से पहले सबसे पहले हमें क्या समझना होगा
कि आपका प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन का मतलब क्या है। सो बेसिकली प्रिजम्पशन इज व्हाट, अजम्पशन, यानी कि हम पहले से ही किसी चीज के बारे में कोई अजम्पशन लेके बैठे हैं, कुछ अज्यूम करके बैठे हैं कि ओके दिस थिंग विल हैपन इन दिस मैनर, ठीक है। तो यही बेसिकली आपके जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके अंदर भी कोर्ट जो है वो कुछ प्रिजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। अब ये प्रिजम्पशंस कितने टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि प्रिजम्पशन जो है वो बेसिकली आपके दो कैटेगरीज में आती है, ठीक है। ये जो बेसिकली चार्ट है वो आपके सेक्शन 4 से ही कहीं ना कहीं डिराइव किया गया है, बट ये आपको क्लियरली आपके बेयर एक्ट में नहीं मिलेगा। बेयर एक्ट में सिर्फ आपको मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बताया है, ठीक है। तो उस सेक्शन को समझने के लिए, उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये चार्ट समझना जरूरी है। सो अब जैसे कि हम प्रिजम्पशंस देखते हैं, तो प्रिजम्पशंस बेसिकली दो तरह की होती है, वन इज योर फैक्ट एंड वन इज योर लॉ। फैक्ट मतलब किसी तथ्य को लेकर कुछ प्रिजम्पशन करना, एंड लॉ का मतलब विधि से रिलेटेड कोई प्रिजम्पशन करना, ठीक है। तो अब फैक्ट की प्रिजम्पशन बेसिकली क्या होती है, डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन होती है। डिस्क्रिशनरी का मतलब ये कोर्ट की मर्जी पे है, अगर कोर्ट चाहे तो उस फैक्ट को प्रिज्यूम करे या ना करे, दैट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। बट जो लॉ की प्रिजम्पशन है, यानी कि जहां आपको एक्सप्रेसली आपको लॉ में बोला गया है कि कोर्ट को ये प्रिजम्पशन लेनी ही लेनी है, तो वहां पर क्या हो जाता है, कोर्ट के लिए मैंडेटरी हो जाता है उस चीज को प्रिज्यूम करना, ठीक है। अब फैक्ट में हमें एक और पॉइंट देखने को मिलता है, दैट इज इन्फीरेंस ड्रॉन नेचुरली फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्स ऑफ नेचर। यानी कि फैक्ट में बेसिकली क्या होता है, किस तरह की चीजें हो रही हैं, किस तरह का कोर्स ऑफ नेचर है, उसको ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट क्या करेगा, उस फैक्ट को प्रिज्यूम करता है, ठीक है। तो वहां से जो कंक्लूजन ड्रॉ होते हैं, दैट इज योर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। एंड लॉ के अंदर तो क्या है, बेसिकली आपको क्लियरली आपके सेक्शंस के अंदर मेंशन होता है कि अगर इस तरह का कोई जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, हम लोग पढ़ते हैं, अगर शायद आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं है, बट आगे आपके इंडियन एविडेंस एक्ट जिन्होंने पढ़ा होगा कंप्लीट, उनको पता है कि आगे कुछ प्रिजम्पशंस होती हैं, जहां पर अगर किसी वुमेन ने डाउरी डेथ की वजह से अगर कोई उसकी डेथ हो जाती है डाउरी के रिलेशन में, तो वहां क्या प्रिजम्पशन होगी, रेप के केस में क्या प्रिजम्पशन होगी, कंसेंट रिलेटेड। तो ये सारी प्रिजम्पशंस क्या है, लॉ की है, जो कंपलसरी है कोर्ट को प्रिज्यूम करना ठीक है। सो और बेसिकली फैक्ट क्या है, फैक्ट बेस करेगा आपकी सिचुएशन में, एंड जरूरी नहीं है कि कोर्ट उस फैक्ट को प्रिज्यूम करे ही करे। ये क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर। सो अब जो हमने पढ़ी कि तीन तरह की प्रिजम्पशंस आप देखने को मिलेगी आपको सेक्शन नंबर 4 में, तो वहां पर जो मे प्रिज्यूम होता है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मे प्रिज्यूम जो होता है वो क्या है, बेसिकली आपकी प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट है, क्योंकि यहाँ क्या वर्ड आ रहा है, मे, यानी कि ये भी क्या है, कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम करे, कोर्ट चाहे तो प्रिज्यूम ना करे। तो मे प्रिज्यूम जो है बेसिकली वो आपकी कौन सी कैटेगरी का है, दैट इज योर प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अब जब हम लॉ के प्रिजम्पशन की बात करते हैं, तो वहां हमें दो प्रिजम्पशन देखने को मिलती है। एक होता है शेल प्रिज्यूम, यानी कि कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है प्रिज्यूम करने की, एंड वन इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है, जहां पर एक फैक्ट को प्रूव करने के लिए दूसरे फैक्ट को अगर प्रूव कर दिया गया है, तो पहला वाला फैक्ट क्या ऑटोमेटिकली प्रूफ मान लिया जाता है, ठीक है। अभी हम इनको और डीप में डिस्कस करेंगे। सो जब हम शेल प्रिज्यूम की बात करते हैं या कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, तो वो दोनों ही प्रिजम्पशंस कौन से केस में फॉल करती है, दैट इज योर प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, ठीक है, जो क्या है बेसिकली कोर्ट के लिए मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। अब मैंडेटरी प्रिजम्पशन या प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की भी दो कैटेगरीज है। वन इज रिबटेबल प्रिजम्पशन। रिबटेबल प्रिजम्पशन का मतलब क्या है, रिबट का मतलब क्या है कि आप उसमें अपने सपोर्ट के लिए क्या दे सकते हैं, एविडेंसेस दे सकते हैं, और अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ आपके जो एविडेंस दिया है वो वैलिड है, वो सही है, तो कोर्ट क्या कर सकती है, अपनी प्रिजम्पशन को चेंज कर सकती है। सो दैट इज रिबटेबल प्रिजम्पशन, जहां पर क्या है, रिक्वायर सर्टेन एविडेंस टू सपोर्ट एलिगेशन। इसलिए हमने क्या बोला, शैल प्रिज्यूम में तो क्या है, कोर्ट ने तो प्रिजम्पशन ले ली, अब अगर आप उस प्रिजम्पशन को चेंज करना चाहते हैं, उसको रिवर्ट करना चाहते हैं, तो वहां आपको अपने फेवर के अंदर जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं उसको डिस्कार्ड करने के लिए, उसको रिवर्ट करने के लिए एविडेंसेस देने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कंक्लूसिव प्रूफ की बात करते हैं, तो वहां आपको क्या बताया है, ये है इररिबटेबल प्रिजम्पशन, यानी कि नॉट अलाउड टू बी कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एविडेंस, यानी कि यहां आपको फर्दर एविडेंस देने को नहीं बोला जाएगा, आप फर्दर एविडेंस नहीं दे सकते हैं। एक बार कोर्ट ने कंक्लूसिवली मतलब कोई प्रिजम्पशन ले ली है, तो देन इट कैन नॉट चेंज, या ये जो है रिबट नहीं हो सकती है बाय फर्दर एविडेंसेस। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इररिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक है। सो क्विकली मैं आपको एक बार समराइज कर देती हूँ। प्रिजम्पशंस की जब हम बात करते हैं, तो दो तरह की प्रिजम्पशंस होती हैं। एक होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, यानी कि किसी तथ्य को लेकर प्रिजम्पशन। एक होती है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, यानी कि किसी विधि को लेकर प्रिजम्पशन। जब प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की बात करते हैं, तो ये डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है वो आपकी मैंडेटरी प्रिजम्पशन है। मे प्रिज्यूम की बात करते हैं, तो ये फैक्ट की प्रिजम्पशन है, और
आपका शेल प्रिज्यूम एंड जो कंक्लूसिव प्रूफ है वो आपके बेसिकली लॉ का प्रिजम्पशन है, ठीक है। मे प्रिज्यूम में हमने देख लिया कि कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। शेल प्रिज्यूम के अंदर कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, क्योंकि कोर्ट के ऊपर क्या है, ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी है कोर्ट के लिए प्रिज्यूम करना, बट आप फर्दर एविडेंसेस दे सकते हैं अपने बिहाफ के ऊपर उस प्रिजम्पशन को रिबट करने के लिए, इसीलिए इसे और क्या कहा जाता है, रिबटेबल प्रिजम्पशन। कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या है, वहां पर एक बार प्रूव हो चुका है तो आप फर्दर एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं अगर कोर्ट ने कॉन्क्लूसिव प्रूफ माना है तो, ठीक है। और ये क्या होती है, बेसिकली आपकी इररिबटेबल प्रिजम्पशन, ठीक है। तो जो ये प्रिजम्पशंस है, इनके कौन से एग्जांपल्स हैं, इनके क्या अदर नेम्स हैं, वो आपको एग्जाम के लिए याद ध्यान में रखना है, ठीक है। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 की, जहां पर आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, 3 प्रिजम्पशंस देखने को मिल रहे हैं जो भी हमने डिस्कस करे हैं, दैट इज मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ। तो मे प्रिज्यूम में क्या बोला गया है, वेन एवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट मे प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट मे आइदर रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस इज अंटिल इट इज डिस्प्रूव्ड और मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट। अब देखिए यहाँ पर आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो क्या है, जब मे प्रिज्यूम की हम बात कर रहे हैं तो कोर्ट ने तो क्या किया है, कोर्ट ने तो प्रिज्यूम कर लिया है। अब ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि कोर्ट उसको प्रूफ जो है वो प्रिज्यूम करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर कोर्ट ने मान लिया है कि ठीक है ये फैक्ट प्रूव्ड है, तो अब इसमें 2 चीजें आएंगी, क्योंकि क्या है यहाँ पर आप फर्दर एविडेंसेस दे सकते हैं। तो या तो सामने वाली जो पार्टी है वो ऐसे एविडेंसेस लाकर उसको क्या कर दे, डिस्प्रूव कर दे, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने तो एक बार के लिए उसे प्रूव्ड मान लिया है। तो अगर पार्टी चाहती है, सामने वाली पार्टी चाहती है, तो वो क्या कर सकते हैं, फर्दर एविडेंसेस लाके उस फैक्ट को डिस्प्रूव कर सकते हैं। या ये पावर आपके मे प्रिज्यूम के अंदर कोर्ट के पास भी है कि कोर्ट अगर चाहे तो वो सामने वाली पार्टी को बोल सकता है कि आप इसके सपोर्ट में या इसके रिबटल में क्या लेकर आइए, फर्दर एविडेंसेस लाइए। तो यहाँ पे दोनों पावर है मे प्रिज्यूम के केस के अंदर कि कोर्ट एक बार के लिए उस फैक्ट को प्रूव मान लेगा, लेकिन पार्टी खुद से भी उसको डिस्प्रूव कर सकती है, या कोर्ट भी फर्दर प्रूफ जो है वो उस पार्टी से मांग सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम शेल प्रिज्यूम में देखते हैं तो शेल प्रिज्यूम में क्या डिफरेंस है, शेल प्रिज्यूम में तो क्या है, कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो कोर्ट तो क्या करेगा, मान के बैठ जाएगा कि ठीक है ओके दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। लेकिन अगर उसको डिस्प्रूव करना है तो यहां पर पार्टी एविडेंसेस लेकर आ सकती है, बट कोर्ट खुद से चलाकर प्रूफ कॉल नहीं करेगा। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मे प्रिज्यूम एंड शेल प्रिज्यूम। शेल प्रिज्यूम में अभी जब हम देखेंगे तो ये जो वर्ड है मे कॉल फॉर द प्रूफ ऑफ इट, ये जो है ये क्या है, मिसिंग है, ठीक है। तो शेल प्रिज्यूम में क्या बोला है, वेन एवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट दैट द कोर्ट शेल प्रिज्यूम अ फैक्ट, इट शेल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूफ अनटिल एंड अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। यानी कि शेल प्रिज्यूम में जो आपकी पार्टी है उसके पास ही क्या है कि वो डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंसेस लेकर आ सकती है, बट कोर्ट खुद से प्रूफ कॉल नहीं करेंगे। एंड अगर हम बात करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ की, तो यहाँ पे क्या बताया है आपको, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर, द कोर्ट shall on proof of one fact regard the other as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जब एक फैक्ट, एक तथ्य को दूसरे का क्या मान लिया जाता है, कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर सपोज किसी पर्सन ने कोई विल बनाई है, ठीक है, और उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो वो विल प्रूव करने से पहले क्या प्रूव करना पड़ेगा, उस पर्सन की डेथ प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर एक बार वो डेथ प्रूफ हो जाती है यूजिंग द डेथ सर्टिफिकेट, तो ये मान लिया जाएगा कि हाँ ये जो विल है ये उस पर्सन के द्वारा बनाई गई है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो जाते हैं, कंक्लूसिव प्रूफ हो जाते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, कोर्ट कोई भी फर्दर एविडेंसेस उसको डिस्प्रूव करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। ये डिफरेंस है आपके कंक्लूसिव प्रूफ का मे प्रूफ और शेल प्रिज्यूम से, ठीक है। मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम में तो फर्दर एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ के अंदर ऐसा कोई भी फर्दर एविडेंस कोर्ट अलाउ नहीं करेगी। इसलिए आपको क्या बोला है, व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अदर, यानी कि एक फैक्ट ने दूसरे फैक्ट को कंक्लूसिवली प्रूफ कर दिया है, सो द कोर्ट शैल ऑन प्रूफ ऑफ वन फैक्ट रिगार्ड द अदर एज प्रूव्ड। यानी कि अगर डेथ प्रूफ कर दी है तो वो विल ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगी एंड फर्दर एविडेंसेस अलाउड नहीं होंगे बाय द कोर्ट। सो ये बेसिकली आपका क्या है, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। अब आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपको कहाँ कहाँ ये प्रिजम्पशंस देखने के लिए मिलती है, तो मैंने आपको सेक्शंस की रेंज भी बताई है। सो आप इन सेक्शंस को आफ्टर द लेक्चर जो है वो जाके देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ जैसे वर्ड्स यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो आपका सेक्शन नंबर 86 टू 88 ए का रेंज है, वहां आपको कौन सी प्रिजम्पशन देखने को मिलती है, दैट इज योर मे प्रिज्यूम।
देन वी हैव 90 to 90A, जहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, मे प्रिज्यूम जो है वो प्रिजम्पशन देखने को मिलती है। एंड नेक्स्ट इज 113A एंड 114, ये जितने भी सेक्शंस है वहां आपको कौन सी प्रिजम्पशन देखने को मिलती है, सो दैट इज मे प्रिज्यूम। ठीक है, देन अगर हम शेल प्रिज्यूम की बात करते हैं तो वहां पर हमें देखने को मिलता है सेक्शन 79 to 85C, 89, 111A, 113B एंड 114A, यानी कि 79 से 85C का जो आपका सेक्शन का रेंज है, 89, 111A, 113B एंड 114A, इन सारे ही सेक्शंस को आपको जो है वहां पर क्या देखने को मिलेगा, शैल प्रिजम्पशन देखने को मिलेगी। एंड कंक्लूसिव प्रूफ के लिए हमारे पास बेसिकली 3 सेक्शंस हैं, दैट इज सेक्शन 41, 112 एंड 113। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो सेक्शन नंबर 4 है वो अच्छे से समझ आया होगा। सो अभी तक हमने सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ बेसिक जो प्रोविजंस हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपको जो ये लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा। एंड ये जो आपको सेक्शंस है ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कहाँ पर आपको मे प्रिजम्पशन दिया है, कहाँ आपको शेल प्रिजम्पशन दिया है एंड कहाँ आपको कंक्लूसिव प्रूफ दिया है। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है या आपको कोई सजेशंस देने हैं, दैन इट इज मोस्ट वेलकम। आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो अपने जो है सजेशंस या डाउट्स क्वेरीज पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके, उनके लिए भी एग्जाम के प्रिपरेशन में जो है वो मदद हो सके। एंड इसी के साथ साथ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे जो अपकमिंग है, जैसे कि आपको सेक्शन नंबर 5 है, सेक्शन नंबर 6 है, उनके साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।